रेलवे का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप शुरू से अंत तक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि लागार्थम के आविष्कारक कौन है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो ऐसे ही आप लोगों को 35 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा। चलते हैं वीडियो में, देखते हैं आप लोगों के सामने, शुरू देर न करते हुए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यह क्वेश्चन एक है कि अवगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है। अवगाद्रो किस लिए होता है? अवगाद्रो जो होता है पदार्थ के मोल का जो होता है ना, अवगाद्रो संख्या होता है, उसी को बताना है कि कितना होता है। यह कई बार पूछा गया है, यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरू से अंत तक देखने की कृपा करिएगा। आप लोगों को यहाँ से एक आध नंबर जरूर आपको मिल जाएगा और देखते रहिएगा और अपने प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अवगाद्रो की संख्या का मान क्या होगा? इसमें दिया है कि 6 पॉइंट, इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया है, याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं इसको। 6.022 गुणे में 10 का पावर 23 होता है। याद रखिएगा 0.22 और 23 जो होता है पावर में होता है, ये याद रखिएगा। अवगाद्रो के मोल पदार्थ का, जो पदार्थ का मोल पदार्थ होता है ना, उसका मान संख्या पूछ रहा है। अवगाद्रो की संख्या उसको बोलते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? यह भी दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। दूरी प्रकाश वर्ष का भी होता है, पार्सेक हो, तो सबसे बड़ी जो दूरी होती है पार्सेक है, प्रकाश वर्ष धारा है, एम्पियर है। तो यह तो देखिए यह कुछ और चीज है। यह दोनों विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, ये आपस में मिल जाएंगे। इसमें दिया है पार्सेक है, प्रकाश वर्ष है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि दूरी का सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो यह सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह होती है पार्सेक। ठीक है ना, दूरी का सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह पार्सेक होता है। ओके, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन पे, दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर है? 9.46 इंटू 10 का पावर में 9 है, या इस तरह से बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, या में रहेगा यह। ठीक है, याद रखिएगा इसको, यानी कि 9.46 इंटू 10 का पावर 15 एक प्रकाश वर्ष में होता है। आगे देखेंगे, 1 लीटर में कितने गैलन बराबर होता है? 1 लीटर के कितने गैलन बराबर होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें से दिया हुआ कि 0.2642, 0.1642, 0.2442, 0.2341, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 गैलन में 159 लीटर होता है ना, 1 गैलन में 156 लीटर होता है, और उसको चला के 1 लीटर गैलन में कितना होगा, तो उसी को आप निकाल लेंगे तो आ जाएगा। तो वह आता है 0.2642 होता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? इसमें आपको बताना है फर्मी मीटर में। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, यह चीज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और इसमें एक पूछता है एंगस्ट्रॉम। समझ गए? एंगस्ट्रॉम मिलेगा क्वेश्चन में, आगे मिलेगा। ठीक है, एक माइक्रो होता है, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, नैनो, पीको, ये सब हमको बता दे रहे हैं। देखिए इसको याद करने के लिए यहाँ से, जैसे यहाँ से है, आप इधर जाएंगे ना, इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो ये केजी में बढ़ेगा, ठीक है ना, ये मिनी एमएम में बढ़ेगा, मतलब कि छोटा होता जाएगा, माइनस में जाएगा। ठीक है, इधर जो होगा माइनस में जाएगा, इधर में जाएगा तो प्लस में होगा। अभी इसको हम बता दे रहे हैं। देखिए इसका होता है MGH, ठीक है, MGH, और उसके बाद से DCM, इसको याद रखिएगा। यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इससे बढ़ता जाएगा, यहाँ से बढ़ता जाएगा। एम ये होता है DHK, होता है एक DHK, और ये होता है DCM, याद रखिएगा। डेसीमिल, C और M, यह होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और यह होता है DHK। ये इतना याद होना चाहिए आपको। यह भाग कैसे चलता है आपको इसको बता दे रहे हैं, इसमें आपको एकदम याद होना चाहिए। यह जो है आपको बता दे रहे हैं इसको। देखिए यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ पे माइनस में 10, यानी कि डेसी, डेका क्या होता है? देखिए डेसी और डेका, इसको याद रखना, डेसी और डेका। डेसी छोटा होता है, डेका बड़ा होता है। मान कर चलिए कि यह जो है, अगर मान लीजिए 0 है, तो यहाँ जब जाएंगे तो यह बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे तो हेक्टो हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसके जाएंगे तो किलो हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। ठीक ना, तो अब इसी को, इसको जब हम रखेंगे तो यह हो जाएगा 10 का पावर 1 हो जाएगा, 10 का पावर 2 हो जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से चलता है। यहाँ जब पीछे चलेंगे इधर इस साइड में, तो यह हो जाएगा माइनस में, यह हो जाएगा 10 का पावर -1, 10 का पावर -2, 10 का पावर -3, यह मान होता है इसे। ठीक है ना, तो इसको याद करने के लिए DCM, DHK, 3 कम से कम 6 याद होना चाहिए, यह 6 याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से क्या होगा कि मेगा होगा, गीगा होगा, ठीक है ना, एक्स। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछता है माइक्रो, ठीक है ना, माइक्रो। तो माइक्रो जो होता है 10 का पावर 6 होता है माइनस में, यहाँ पे याद रखिएगा माइक्रो पूछता है, और एक पूछता है एंगस्ट्रम, वो होता है 10 का पावर -10 में, यह याद रखना होगा। ठीक है ना, तो यह जो है आपको फर्मी मीटर के लिए है, 10 का पावर -15 होता है। इस फर्मी मीटर जो होता है 10 का पावर -15 होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। यह याद रखिएगा यहाँ से
देखिए हम याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि DCM, जैसे बस ऐसे चलता है ना एक लोडिंग वाला, DCM, DHK, DCM। तो DCM नीचे रहता है, मतलब कि निचले भाग में रहेगा, और ऊपर रहेगा। तो इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन होता है, यहाँ से उठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लागार्थियम के आविष्कारक कौन से थे? लागार्थियम के आविष्कारक कौन है? रिचर्ड डे है, वाल्टर है, जॉन नेपियर है, वाटसा है। तो इसका आंसर बहुत लोग जानते भी होंगे, तो दे दीजिए आंसर, और नहीं जानते हैं तो बता दे रहे हैं इसका। ये हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा, जॉन नेपियर। लागार्थियम के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये आप लोग को भी पता होगा, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और जैसे देखिए यहाँ पे एडिशन किसके लिए? तो बल्ब का खोज किए थे, और बल का न्यूटन थे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कुलाम होता है विद्युत कुलाम, होता है विद्युत आवेश का कुलाम होता है। ठीक है ना, चलिए वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायु की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए इसमें से दो चीज में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। एगो देखिएगा, एगो हाइड्रोमीटर है, एक हाइग्रोमीटर है। इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन हम तोड़ दे रहे हैं आपके सामने। देखिए हाइड्रो क्या होता है, याद रखिएगा। हाइड्रो क्या होता है? तो पानी होता है। ठीक है ना, तो पानी हाइड्रो अगर दे दिया तो पानी का जो होता है ना, पानी यानी कि द्रव, यह जो है द्रव की घनत्व को मापने वाला हाइड्रोमीटर होता है। और वायुमंडल हाइग्रोमीटर होता है, वायु में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, जो हाइड्रो होता है, हाइड्रो पानी को बोलते हैं, जैसे H2S का होता है हाइड्रो, जैसे H2O होता है ना हाइड्रो, तो यह हाइड्रो जो होता है पानी से संबंधित है। तब द्रव की घनत्व को मापने वाला जो होता है हाइड्रोमीटर होता है। और हाइग्रोमीटर, अब जब एक समझ गए तब दूसरा में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हाइग्रो जो होगा वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र होता है, तो हाइग्रो होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखिए बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन, यही हम कर रहे थे। देखिए एक एंगस्ट्रॉन मात्रक बराबर होता है, याद रखिएगा इसको, यह बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, यह LAP में चाहे जैसे भी है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। 10 का पावर मात्रक क्या होता है? तो इसको हम लोग देखिए क्या करते थे याद करने के लिए, जैसे हम लोग DHK और DCM है ना, इसी तरह से याद करता है। तो माइक्रो जैसे होता है कि डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, फर्मी और एलो। तो फर्मी 15 होता है, तो एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 का होता है, 10 का पावर मतलब कि 10 गुणे -10 होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, यह कंठस्थ होना चाहिए। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय वेग निर्भर करता है, जो पृथ्वी का जो कक्षीय वेग निर्भर करता है, तो उसका जो वेग होगा उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे जैसे मान लीजिए यह दूरी जितना अधिक होगा तो उसका वेग उतना ही कम होता जाएगा ना, जितना नजदीक रहेगा उतना जल्दी में घूम जाएगा। इसीलिए इसका कक्षीय जो त्रिज्या होता है ना, कक्षा का त्रिज्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वह पर निर्भर करता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चाबी में देखिए, घड़ी में चाबी देना उदाहरण है किसका? देखिए ये ऊर्जा जो दो प्रकार की होती है, ऊर्जा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है स्थिति ऊर्जा, और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। इसको याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, गतिज ऊर्जा, इसको याद रखने के लिए जो स्थिर, मतलब कि किसी चीज को जैसे चाबी रख करके अगर बंद कर दिया जाए, मतलब रोक दिया जाए, तो स्थिति ऊर्जा है। जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का दबा कर अगर छोड़ दिया जाए तो वह है स्थिति ऊर्जा, लेकिन वह जब चल रही है तो वह गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। जैसे कोई भी चीज अगर गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा हो गया। और कोई भी चीज अगर वह, जैसे कि मान लीजिए हम कोई पेन है, इसको उठा लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा में रुका हुआ है, अगर इसको छोड़ेंगे तो यह गति में चल जाएगी और जाके गिरेगा। तो ये चीज दोनों याद रखना है। तो घड़ी में चाबी देना एक उदाहरण है, तो यह हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। और इसका ये पूछता है, क्या बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का सूत्र पूछता है। तो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 mv² होता है, और इसके लिए होता है mgh होता है। ठीक है, स्थिति ऊर्जा यह मास हो गया, यह गुरुत्व त्वरण हो गया, यह हाइट हो गया। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 100 ग्राम का है, इसको हम कितने ऊपर रखे हैं, मतलब यहाँ से हाइट 1 मीटर ऊंचे पर रखे हैं, 1 मीटर चाहे सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और कितना गुरुत्वीय त्वरण इस पर लग रहा है उसी को गुणा करना होता है। ठीक है, तो यह हो जाता है स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को आप लोग समझ गए। तो चाबी में जो उदाहरण होता है वह होता है चाबी, अगर चाबी टाइट कर दिया जाए तो स्थिति ऊर्जा रहती है उसमें। देखिए दिया यदि किसी पिंड का वेग, संवेग जो है 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? देखिए संवेग क्या होता है? तो संवेग जो होता है mv होता है, mv होता है। अब इसी में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का, यानी कि यह कैनेटिक, यानी के हो जाएगा, कैनेटिक ऊर्जा को का मान क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 mv² होता है ना। अब देखिए इसका 50% बढ़ा दिया जाता है,
अगर कोई चीज़ इसमें बढ़ा दिया जाए तो यह स्क्वायर में है, यह बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा कितना 1 जैसे कि 125% बढ़ जाएगा, ठीक है, 75 मतलब इससे 75 बढ़ जाएगा, तो वह जुड़ जाएंगे तो 125 हो जाएगा। याद रखिएगा जो क्या बोलते हैं इसको, गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m होता है, इन दोनों का संबंध होता है ना पी स्क्वायर बाई 2m होता है, तो ये याद रखना होगा। इसका जब संवेग जब बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 125%, ठीक है ना। आगे देखेंगे अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है, जो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है, याद रखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग को चलाने के लिए सभी माध्यम की आवश्यकता होती है। अनुदैर्ध्य क्या होता है, ध्वनि जो जैसे ध्वनि है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, कोई भी ठोस या द्रव या गैस यानी कि किसी चीज को माध्यम आवश्यक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे वह जो है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो और गैस हो, इसमें से कोई ना कोई उसको चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी माध्यम में चल सकती है, इसको माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम में सभी माध्यम चल सकती है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य क्या है, अनुदैर्ध्य जो देखिएगा ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि यह अनुदैर्ध्य तरंगे है, और इसमें याद रखने के लिए आधा ध है ना, इसको याद रखिएगा, आधा ध और इसमें जो आधा ध है उसको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसे कि पूछ देता कि अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है, तो इसमें एकदम ध्यान देना है कि आधा ध ध्वनि है और अनुदैर्ध्य में आधा ध है, तो उससे हम लोग याद रख लेंगे। और इसमें अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि जो होती है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती है, जो अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में, तो यह जो होता है ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, तो इसमें कौन सा ठोस द्रव में, हवा में जो है ना अनुप्रस्थ जो तरंगे नहीं हो सकती हैं वो हवा में नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं उसका हवा में नहीं हो सकता है उत्पन्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबल है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का रेशियो क्या होगा, प्रत्यास्थ गुणांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जड़त्व है और प्लांक का नियतांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था का गुणांक हो जाएगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है, जो पनडुब्बी जो आधारित होती है, याद रखिएगा जैसे नाव होता है ना, नाव में एक आंशिक रूप से जितनी वो दबेगी मतलब कि अपने भार के बराबर वो पानी को हटाएगी, वही होता है। तो वह आर्किमिडीज का सिद्धांत जाने होंगे, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वही होता है, तो इसका आंसर बी से हो जाएगा। जो पनडुब्बी आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो होता है ऊर्जा के संरक्षण पर कार्य करता है, और जो पास्कल दाब का जो होता है पास्कल, यह जो होता है जैसे कि प्रेशर होता है ना, प्रेशर से जैसे उठाया जाता है किरण के लिए, वह सब दिखाता है, तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, पनडुब्बी के आधारित जो होता है। दिया है कि समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र में अगर क्यों तैरना आसान है, देखिए समुद्र में जैसे जैसे यहाँ से धरती पर से जब वो समुद्र में पानी गिरता है तो धरती की जो पानी होती है, वहाँ पे समुद्र में जो पानी होता है वहाँ पे नमक होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे डूबेगा नहीं आदमी। नदी की अपेक्षा उसमें घनत्व ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें आसान होता है। इसलिए देखिए क्या होता है कि समुद्र में पानी का जो घनत्व होता है नदी की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। दिया है कि तरंग अपश्रव्य कहलाती हैं, कही जाती हैं, उसकी आवृत्ति होती है। अपश्रव्य याद रखिएगा, देखिएगा एक होता है अवश्रव्य, अपश्रव्य उपश्रव्य, ठीक है ना। अपश्रव्य मतलब कि कम या एक अधिक होता है, एक इंफ्रारेड होता है, एक अल्ट्रावायलेट होता है, याद रखिएगा। जैसे कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20, देखिए दो तरह से लिखा जाता है, 20 के HZ या 20,000 हर्ट्ज, ठीक ना, यह दोनों तरह से लिखा जाता है। तो इनके बीच में जो होता है ना वह श्रव्य होता है, जो हमको सुनाई देता है, मानव को सुनाई देता है, इससे कम को और इसके अधिक को हम लोग सुनाई नहीं देता है। तो अपश्रव्य नीचे होता है और अपश्रव्य जो नीचे होता है, और उपश्रव्य जो होता है अधिक आता है। तो एक अल्ट्रासोनिक होता है, अल्ट्रा, तो यह अल्ट्रा हो जाएगा और यह हो जाएगा इंफ्रा, इसको याद रखिएगा। तो यह कौन सा हो जाएगा, जबकि आवृत्ति होती है तो वह 20 से कम हो जाएगा, यानी कि यह अश्रव्य हो जाएगा, इसको कम सुनाई देता है ना, सुनाई नहीं देता है, तो यह हो जाएगा 20 से कम, इसका आंसर डी से हो जाएगा। यही जो है ना, यही पैटर्न हमेशा काम करता है कि श्रव्य जैसे कि 20 से 20,000 हर्ट्ज को याद रखिएगा, नीचे होता है जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे जो होगा अपश्रव्य होगा और उपश्रव्य होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर तरंग की लंबाई क्या हो जाएगा, लैम्डा L बाई लैम्डा होता है, N बाई लैम्डा होता है, तरंग की लंबाई अगर आधा कर दी जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा, ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। ध्वनि तरंगे हैं, अभी हम लोग इसके बारे में बहुत बढ़िया से चर्चा किए थे। ध्वनि जो है साउंड वेव जो है क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय है, और इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा ध्वनि जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे को याद करने के लिए यह अनुदैर्ध्य है,
ठीक है ना। आधा ध अभी इसने बताए थे लैंगिट्यूज में होता है, और उसमें भी आधा ध है, तो इसको याद रखिएगा। कंफ्यूज होता है आदमी, जैसे प्रकाश होता है प्र, तो प्रकाश प्रस्त होता है, अनुदैर्ध्य आधा ध होता है, तो इसको रखिएगा आंसर ए। जब भी आएगा तो इसका आंसर ए, मतलब कि अनुदैर्ध्य मारिएगा। प्रकाश तरंगें जो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता की त्रिज्या कितनी होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है और सीधा बनता है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण पे जो भी बनता है वह काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। और वही आंख के रेटिना पर जैसे हमारे आंख में जो बनता है वह वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये दोनों में ध्यान रखिए। उत्तल दर्पण में जो बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है, और वहीं पे हमारे आंख के रेटिना पे जो बनता है वह बनता है वास्तविक, मतलब जो दिखाई देता है, मतलब कि जो है वह वास्तविक दिखाई देता है और वह उल्टा दिखाई देता है। हमारा मस्तिष्क उसको सीधा समझता है, इसलिए वैसा हम लोग को ट्रेन किया गया है। जैसे ट्रेन का मतलब कि हम शुरू से वैसा ही देखते आए हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग क्या है? तो वह इसमें से जो दिया हुआ ध्वनि तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है और परावैगनी तरंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वह होती हैं चुंबकीय तरंग। इसका आंसर विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसका आंसर बी से हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदर्शक लेंस जो होता है, जो भी फोटोग्राफी में अभिदर्शक लेंस जो लगता है वह क्या कौन सा लगता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उभयतल लेंस और कोई नहीं। तो इसमें से जो प्रकाश फोटोग्राफी में जो लगता है अभिदर्शक लेंस लगता है वो कन्वेक्स लगता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा इसको। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादक कौन है, याद रखना होगा। इसका आंसर है, आप लोग बताना है, रदरफोर्ड है, आइंस्टीन है, नील बोर है और एर्निको फर्मी है। तो ये परमाणु के हैं, परमाणु बम के, इनको नील बोर है और आइंस्टीन और रदरफोर्ड। तो इनका क्या हो जाएगा? E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन का है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। इसमें एक चीज पूछता है कि E बराबर MC स्क्वायर में C क्या होता है? तो C होता है प्रकाश का वेग होता है, यह प्रकाश का वेग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है किसमें? यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, पोलोनियम है, इरेडियम है। तो थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्यूज के पदार्थ का होना, मतलब कि पदार्थ का निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च गलनांक, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक, लो गलनांक होना चाहिए, मतलब कि जल्द से जल्द गल जाए। अगर परिपथ में कोई समस्या आ जाए तो वह गल जाए, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? इसमें से बताना है एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें। इसमें से सबसे बड़ी अधिकतम जो आवृत्ति होती है किसकी होती है? चुंबकीय तरंगों में, ये जो चुंबकीय तरंग है इनमें सबसे ज्यादा अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? यह होता है गामा किरण की, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय दीप्त धारा में डायरेक्ट, मतलब डीसी में, प्रत्यावर्ती धारा में, एसी में, दोनों धारा में और इसमें से, तो इसमें से हो जाएगा ऊर्जा का कम क्षय जो होता है ना, जो डीसी, जैसे देखिएगा बैटरी का जो बैटरी होता है ना 12 वोल्ट की, चाहे 10 वोल्ट की, 24 वोल्ट की, उसमें अगर दूरी तक जाएंगे तो उसमें ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो यह दिश धारा होता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट को ये पूछता भी है। ट्रांसफार्मर आपको पता होगा चुंबकीय प्रेरण से होता है, मैग्नेटिक इंडक्ट से होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो जो घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? जो ऊष्मा है सर्वाधिक गति से, मतलब तीव्र गति से स्थानांतरित होता है विकिरण के द्वारा। जैसे देखिए हमारी जो वायुमंडल है, जो ऊर्जा ऊष्मा आता है वह विकिरण के द्वारा सबसे ज्यादा तेज गर्म होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। न्यूनतम संभवतः तापमान क्या होता है? किसी भी चीज को याद रखिएगा, कोई भी चीज को अगर उसको गैस बनाना है तो वो बराबर में आ जाएंगे, गैस बन जाएंगे। वो न्यूनतम मान है, उसको बोलते हैं परम ताप शून्य मान होता है, वह होता है -273 होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? वायुमंडल अगर नहीं रहेगा तो दिन की अवधि कम हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जो जो सूर्य का ग्रहण होता है, जैसे मान लीजिए यह सूर्य है, ठीक है ना। अब सूर्य जब ग्रहण होता है तो इसके सामने चंद्रमा आ जाता है, ठीक है ना, चंद्रमा आ जाता है। अब उसी समय एक चीज दिखाई, यह जो दिखाई देता है उसको किरीट बोलते हैं, किरीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोना बोलते हैं, इसका किरीट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। मिलते हैं, ये इतना ही क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन कल हम लोग बताए थे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, एकदम जज्बा, नए जज्बा के साथ लड़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।